दिल्ली के पास नोएडा में किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर किसान मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनके इस धरने की वजह से इतना लंबा जाम लग गया कि लोग भड़क गए और उनका गुस्सा प्रदर्शन करने वाले किसानों पर फूट पड़ा। एक महिला तो इस कदर भड़की कि उसने आओ देखा ना ताओ किसानों को जमकर लताड़ लगाई। मैं भी किसान की बेटी हूँ, कोई दर्द नहीं समझता है। बहस करने वाली महिला की मां की मौत हो गई थी और किसानों के धरने की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद उस महिला ने प्रदर्शन करने वाले किसानों को ऐसा डांटा कि उन्हें उनकी नानी याद आ गई। गाड़ी फंसने की वजह से यह महिला पौना घंटा पैदल चलकर आगे आई और पुलिस वालों से शिकायत की। पुलिस वालों ने भी उसकी परेशानी समझी और रास्ता खुलवाने में मदद की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच बहस भी हो गई, जिसे सुनकर लगा कि प्रदर्शन करने वाले किसान पुलिस वालों को धमकाने वाले लहजे में बात कर रहे हैं। बहसबाजी के बाद रास्ता तो खाली हो गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में लोगों को हुई परेशानी पर सख्ती करने के संकेत दे दिए। सड़क को जाम किया गया था, जाम खाली कराया गया और उसके बाद हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, उसके बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के बाहर पिछले कई दिनों से किसान जमीन के मुआवजे और जमीन से जुड़े विवादों के मुद्दे पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के कुछ शहरों से किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया गया कि तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने के बाद किसान अपनी दूसरी मांगों को मनवाने की तैयारी में है, जिसकी कुछ तस्वीरें हरियाणा के सिरसा से भी सामने आई। वहां किसानों के अलग अलग जत्थे पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के लिए कूच कर गए। इस काफिले में कुछ किसान गाड़ियों पर तो कुछ ट्रैक्टरों पर बैठे दिखाई दिए। इस दौरान रास्ते में कुछ दूसरे किसान संगठन भी उनके साथ जुड़ते चले गए। ये सफर संगीत की धुन पर नाच और गानों के साथ भी चलता रहा। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले साल 25 नवंबर को ही राज्य के कई जिलों से किसान दिल्ली पहुंचे थे और हरियाणा के अलावा पंजाब के किसान भी इस मौके पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। किसानों ने 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी पंजाब के अमृतसर में अभी से शुरू कर दी गई। वहां एक इलाके में ट्रैक्टरों का जमावड़ा दिखाई दिया। बताया गया कि 29 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टर लेकर निकलने वाले हैं। इस रैली के लिए वहां किसान संगठनों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। करीब 1.5 महीने पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई सांप्रदायिक हिंसा का मामला थमता नहीं दिख रहा। इस केस की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी सड़कों पर उतर पड़ी और राज्य के तमाम बड़े नेता जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकल पड़े। जुलूस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेता शहीद स्मारक, शास्त्री चौक, राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़े। लेकिन पुलिस ने बीजेपी की रैली को सिविल लाइंस थाने के पास रोक लिया, जहां हल्की धक्का मुक्की के बाद विरोध पर उतारू नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने वहीं धरना दे दिया। मुख्यमंत्री को चाहिए कि तत्काल इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा करे, नहीं तो ये आंदोलन विधानसभा और विधानसभा के बाद गांव-गांव तक जाएगा। हालांकि कुछ देर के बाद धरना खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि कवर्धा कांड पर उसके तेवर नरम पड़ने वाले नहीं है। प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। INS वेला नाम की यह सबमरीन पूरी तरह स्वदेशी होने के साथ अब तक की भारत की सबसे हाईटेक और ताकतवर सबमरीन भी है, जिसे नौसेना को सौंपने के लिए मुंबई में समुद्र तट पर कार्यक्रम रखा गया। विशालकाय सबमरीन का नाम वेला भारत की एक पुरानी सबमरीन पर रखा गया, जो 37 साल देश की सेवा करने के बाद 2010 में रिटायर कर दी गई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पर्दा खींचकर ये पनडुब्बी नौसेना को सौंपी। उनके मुताबिक सबमरीन बनाने वाला देश बनना एक मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अस टुडे शोकेसेस इंडियाज नोटेबल स्ट्राइड्स इन इंडिजिनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन as also the journey from being a buyer's navy to a builder's navy. नौसेना में इस सबमरीन का जुड़ना सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि नौसेना प्रमुख भी मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ देश के लिए चिंता का सबब है। काफ़ी सारा हार्डवेयर चाइना से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और इससे यहाँ का जो सिक्योरिटी डायनामिक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा
इसके लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत देश को अभी 2 और सबमरीन मिलनी बाकी हैं, जो 2023 तक मिलने का अनुमान है। आईएनएस वेला इस प्रोजेक्ट के तहत बनी अब तक की सबसे आधुनिक और खतरनाक सबमरीन है, जिसे खास तरह की मोटर की वजह से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इस सबमरीन में लगी मोटर की आवाज सबमरीन के बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए वेला का पता लगाना आसान नहीं है। इसके अलावा आईएनएस वेला में 1250 किलोवाट ताकत वाले 2 इंजन हैं जो बैटरी से चलते हैं। 750 किलो वजन की एक बैटरी है और कुल 360 बैटरी लगाई गई हैं। इन्हीं बैटरियों के दम पर यह 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो दागने की 6 ट्यूब और बेहद आधुनिक सोनार सिस्टम इसे दुश्मन के लिए काल बनाते हैं। लंबे वक्त के बाद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। वसूली केस में आरोपी परमबीर सिंह करीब 200 से ज्यादा दिनों से लापता थे, लेकिन कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद वो चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे और क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। भगोड़ा घोषित किए जा चुके परमबीर सिंह से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। क्राइम ब्रांच ने उससे पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार की थी, जिनमें वसूली कांड से जुड़े दूसरे आरोपियों और परमबीर सिंह से जुड़े सवाल थे, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनमें किसी सवाल का उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। पुलिस का कहना है कि उनके इसी रवैये की वजह से क्राइम ब्रांच उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुला सकती है। आम्ही करू ना, त्यांच्यापुढे हजर राहूया। परमबीर सिंह से क्राइम ब्रांच में पूछताछ एक व्यापारी की शिकायत पर हुई। वहीं पूछताछ के बाद परमबीर सिंह ने दावा किया कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और अदालत के आदेश के हिसाब से काम करेंगे। कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन के साथ एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। पाकिस्तान की सीमा के करीब भारतीय सेना ने अब तक का अपना सबसे बड़ा अभ्यास किया। गुजरात और राजस्थान से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर किया जा रहा अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें सेना ने अपने सबसे बड़े टैंक भी मोर्चे पर लगाए हैं। अभ्यास इस बार रेगिस्तान में किया गया, जहां बमों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई देती रही। धूल और धुआं उड़ाते हुए टैंक तेजी से दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे। कभी सेना के जवान दुश्मन के बंकरों की तरफ बढ़कर उन पर कब्जा करते हुए दिखे। दक्षिण शक्ति नाम का यह अभ्यास सेना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, इसीलिए सेना प्रमुख MM नरवणे की भी इस अभ्यास पर नजर है। आने वाले दिनों में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस अभ्यास में शामिल किया जाएगा। खबर यह भी है कि इस बार अभ्यास में युद्ध की मानव रहित तकनीक भी आजमाई जाएंगी, मतलब ऐसी तकनीक जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज्यादा हो। हरियाणा के यमुनानगर में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कबाड़ के एक गोदाम में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक पिता और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि आग कबाड़ के गोदाम से निकलकर वहां मौजूद मजदूरों के मकानों तक फैल गई, जिसकी लपटें मकानों के ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग से हुए नुकसान और 4 लोगों की मौत की खबर सुनते ही वहां मातम पसर गया। देर रात लगी आग सुबह तक भी बुझ नहीं पाई और उसके सुलगने से लगातार धुआं निकलता दिखा। इसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। बताया गया कि आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 40 गाड़ियों के साथ दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो यहाँ अगर देखा हमने कि आग बहुत ज्यादा थी, तो हमने उसके बाद 4 गाड़ियां और यहाँ भी जुआई। आग से हुए नुकसान को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आग इतनी बल चुकी थी, इन बेचारों सारे मोहल्ले वालों ने, पूरी कॉलोनी ने इस आग को बुझाने में साथ दिया। आग लगने की वजह से मजदूरों के मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा, जबकि एक जानवर की मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि वहां 6 नकाबपोश लोगों ने गहनों की 2 दुकानों में लूट की और गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। दावा किया गया कि वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 50 लाख की लूट की गई। यही नहीं, आरोप है कि इस दौरान एक दुकान में 2 लोगों को बंधक भी बनाया गया। जिससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली तो उसमें 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधकर एक दुकान में सामान लूटते नजर आए। इस दौरान एक आरोपी फोन पर बात करता भी दिखा। हमारा छाती पर बंदूक गिरा के सब सामान हमारा लूट के लेके चल गए। बताया गया कि आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और एक के बाद एक 2 दुकानों में सोने और चांदी की लूट करने के बाद वहां से फरार हो गए। बाजार में भी फायरिंग हो गई, करते वैसे मोटरसाइकिल पर माल झोरी में लाद के वैसे चल दी। लूट की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, जबकि वारदात से सहमे कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। डरे हुए कारोबारियों से मिलने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह पहुंचे और आरोपियों की जल्द तलाश किए जाने का भरोसा दिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात मिली। वहां एक और रूट पर ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी गई। इसके साथ ही बिना ड्राइवर वाली ट्रेन के मामले में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क देश में पहला और दुनिया में चौथा
सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया, जिसकी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क स्टेशन से शिव विहार स्टेशन के बीच ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन दौड़ पड़ी। जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है उसकी शुरुआत कर दी गई है और मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच की ये दूरी है। दावा किया गया कि बिना ड्राइवर के चलने वाली इस मेट्रो से यात्रियों को मिलने वाली कई सुविधाएं बढ़ गईं, जिसमें मेट्रो के फेरों का बढ़ना और समय की बचत भी शामिल है। वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, लोगों को ज्यादा रश आवर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काफी अच्छा रहेगा। बताया गया कि ये ट्रेन रोजाना एक पारी में 59 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 38 स्टेशन से होकर गुजरेगी। यही नहीं, इस ट्रेन में साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक के कई तरह के खास इंतजाम किए गए। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत का ये दूसरा चरण है, जबकि इससे पहले भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत पिछले साल 28 दिसंबर को मेजेंटा लाइन पर की गई थी, जिसके सफल होने के बाद डीएमआरसी ने दूसरे चरण की शुरुआत की और ड्राइवरलेस मेट्रो चलाए जाने के फायदे गिनाए और दावा किया कि इससे यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा असर फेरों पर पड़ेगा, क्योंकि बगैर ड्राइवर के चलाए जाने की वजह से इसके फेरे बढ़ जाएंगे। यानी अब पिंक लाइन पर हर 1.5 मिनट में मेट्रो चलाई जा सकेगी। यही नहीं, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को चलाने से इंसानी दखल कम हो जाएगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होगी। साथ ही ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाने में आसानी होगी और इन ट्रेनों में चेकिंग मशीनों से की जाएगी। ये ट्रेनें डिपो में खुद ब खुद पार्क भी हो सकेंगी। यही नहीं, ड्राइवरलेस मेट्रो का रखरखाव कभी भी किया जा सकेगा और उसमें लगने वाला समय भी घट जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को फटकार लगी। वानखेड़े परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिख सकते। ये रोक 9 दिसंबर तक के लिए है, क्योंकि उस दिन इस मामले की फिर सुनवाई होगी। साफ है कि इस आदेश के बाद नवाब मलिक न तो सीधे न इशारों में वानखेड़े परिवार से जुड़ी कोई बात बोल पाएंगे। वानखेड़े परिवार की ओर से अदालत में याचिका दाखिल करके अपील की गई थी कि नवाब मलिक उनके परिवार के बारे में फिजूल बयानबाजी न करें। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी वाले केस को सुलझा लिया। एक दिन पहले ही गौतम गंभीर को एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब उस केस की जांच की तो पता चला कि गौतम गंभीर को वो ईमेल पाकिस्तान के कराची से भेजा गया था। ईमेल भेजने वाले का नाम शाहिद हमीद बताया गया और खबर है कि वो सिंध कराची यूनिवर्सिटी का छात्र है। धमकी वाले ईमेल के साथ गौतम गंभीर के घर का एक वीडियो भी भेजा गया था, जिस पर पुलिस ने बताया कि वो वीडियो नवंबर 2020 में गौतम गंभीर के किसी समर्थक ने YouTube पर अपलोड किया था, जहां से उसे डाउनलोड करके ईमेल के साथ भेजा गया।